हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोस्फेयर। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। एंड हमारी इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी की जो प्लेलिस्ट चल रही है या फिर सीरीज चल रही है उसे आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। बाकी हमारी यूनिट 1 हो चुकी थी, आज हम यूनिट 2 का सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो लोग उसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। पूरा कंप्लीट आपकी सीरीज है, कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपका एक सब्जेक्ट है वीएसी का, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास वैक है, बहुत सारे के पास सैक है। तो जो वैक वाले स्टूडेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, तो वो लोग भी प्लेलिस्ट से उसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। बाकी ये टेलीग्राम चैनल है एग्जामोस्फेयर बीए ग्रेजुएशन, सो आप इसको ज्वाइन कर लेना। रीजन बिहाइंड दिस कि आपको सारी जो भी अपडेट है, जितनी भी एसेंशियल अपडेट्स होती हैं या कोई पीडीएफ है, कोई सिलेबस है, तो वो सब आपको ना इसी पीडीएफ में मिलता है। तो सारी की सारी चीजें आपको एक जगह मिल जाएंगी बहुत इजीली। सो आप प्लीज इस चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि आप अपडेट होते रहो। इसके अलावा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि सबको हेल्प हो जाए, है ना। बाकी सब्सक्राइब का टारगेट तो हमने 5000 का रखा ही था, वो आपको पता ही है। सो पता है, मुझे करा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बस शेयर करते रहना ताकि सबको हेल्प हो, राइट। बाकी इंडियाज फॉरेन पॉलिसी हमारा चल रहा है, उसका आज हम सेकेंड यूनिट वही हमारी चेंजिंग रिलेशंस विद द ग्लोबल पावर्स फ्रॉम कोल्ड वॉर टू द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। शीत युद्ध से शीत युद्ध के बाद के युग तक वैश्विक शक्तियों के साथ संबंध बदलना, किस तरीके से आपका जो रिलेशन है ना, एक कंट्री के साथ दूसरी कंट्री किस तरीके से एक दूसरे को, कभी कभी ऐसा टाइम आया कि हाँ रिलेशन बहुत डाउन गए, कभी कभी ऐसा आया बहुत अपवर्ड गए। तो ये जो डाउनफॉल अपवर्ड जो आपके रिलेशंस गए हैं ना एक कंट्री के साथ, हम सारा उसको कवर कर रहे हैं इसमें। तो बेसिकली हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो इंडिया और किसका था, यूएसए का था। एंड सेकेंड है हमारा इंडिया एंड रशिया का। सो एक चीज और थी, छोटी सी रिक्वेस्ट की ना, नोट मेकिंग करते चलना, चाहे शॉर्ट में ही बनाओ, काफी हेल्प होगी। क्योंकि एक बार आप सुन लोगे फिर आप उसे लिख लोगे ना, तो काफी अच्छा खासा आंसर प्रिपेयर हो जाएगा, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी और नोट्स वाला इशू भी सॉल्व हो जाएगा, राइट। इसके अलावा एक सेकेंड। सो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है। इसमें ना इंट्रोडक्शन में लिखना भूल गई, तो आप इस चीज को थोड़ा सा लिख लेना क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ना नोट्स बनाते हैं, तो इसलिए बस मैंने थोड़ा सा बता दिया कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। बाकी देखो, सबसे बेसिक चीजें आपको पता है कि जो रशिया है वो एज अ न्यू कंट्री मैप पर इमर्ज हुई है। मतलब मानचित्र पर सबसे पहले ये रूस के नाम से या रशिया के नाम से नहीं दिखता था, ये किसके नाम से दिखता था, यूएसएसआर, है ना। उसी का डिसइंटीग्रेशन हुआ 1991 में, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये रशिया बना। तो वो सारी कहानी आपको पता है कि किस तरीके से क्या क्या हुआ, ठीक है। तो हम उसमें नहीं जाएंगे ब्रीफली, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशन इंडिया का और रशिया का, तो हम लोग उस पर फोकस करेंगे। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। एक चीज और है कि आपको ये पता है कि हमारा जो मतलब इंडिया ने जैसे अपनी इंडिपेंडेंस अटेन की 1947 में, राइट। आपको ये पता है कि इंडिया ना बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था रशिया की आइडियोलॉजी से, ठीक है। बेसिकली वैसे तो हमने जो हमारा इकोनॉमिकली अगर आप देखोगे तो हमने मिक्स्ड अप्रोच को यूज किया, राइट। बट वैसे देखा जाए तो हम बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे रशिया से, और इसीलिए बहुत सारी आपको सिमिलैरिटीज भी दिखेंगी। बट सिमिलैरिटीज के बावजूद भी ना बहुत सारी चीजें हैं जो आप आगे पढ़ोगे, इसमें जानोगे, आपको पता चलेगा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने क्या चूज किया कि वो कोशिश ये करेगा कि जो आपका क्या है, मतलब उसकी बात हो रही है ना यहाँ पर शीत युद्ध की, कोल्ड वॉर की। सो बेसिकली उसने कोशिश की कि वो ये चूज करेगी वो दोनों ही आपकी जो कंट्री है दोनों से इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करे उस टाइम पे। ये सबसे बड़ा रीजन था क्योंकि इंडिया चाहता था अपने रिलेशन को मेंटेन करना, राइट, यूएसएसआर के साथ भी और यूएसए के साथ भी। इसीलिए देखा जाए तो हमने नाम को अडॉप्ट किया था, ये बात भी हमें पता है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में यूएसएसआर ना बोलकर रशिया बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये इसका क्या था, प्रेडिसेसर था, ठीक है। और इंडिया के जो रिलेशन है वो आप देखोगे किस तरीके से रशिया के साथ मतलब आपके मेंटेन हुए, कैसे कैसे क्या चला, वो सारा हम देखेंगे इसमें। अगर एक हिस्टोरिकल ग्लिम्स देखें ऑफ इंडो सोवियत रिलेशंस, इंडो बोल रही हूँ उसको तो मतलब समझ जाना इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है। सो भारत और सोवियत संबंधों की एक ऐतिहासिक झलक, क्योंकि कुछ ना बैकग्राउंड जानो उसके बाद फिर वो स्टोरी पूरी लिंक हो पाएगी, और एज अ स्टोरी आप इसको याद भी कर पाओगे और एक्सप्रेस कर पाओगे। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर देखा जाए तो जैसे मैंने अभी बोला कि इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट को चूज किया था, जिसको हम शॉर्ट में नैम भी बोल देते हैं, राइट, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। रीजन यही था कि आपको ये पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए,
हमें अपनी चीज़ों को क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। रिजल्ट यही हुआ था कि यूएसएसआर भी थोड़ा सा नाराज हो गया था इस चीज़ से, ठीक है, और ऐसे ही आपका यूएसए भी हुआ था। बट अल्टीमेटली यूएसएसआर के साथ ना हमारी चीज़ें थोड़ी सी मेंटेन हो गई थी। उसका सबसे बड़ा रीज़न था जो हमने 1971 में फ्रेंडशिप ट्रीटी की थी, आप लोगों को याद होगा, है ना। मतलब उसको मैत्री मैत्री संधि भी बोल देते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हो, मैत्री संधि जो हमने की थी 1971 में इंडिया और किसकी हुई थी, यूएसएसआर की, क्योंकि उस टाइम पे तो यूएसएसआर ही बोलते थे ना। 1991 के बाद ये फिर रशिया बना ना आपका, सो उससे पहले तो हम इसको यूएसएसआर ही बोलते हैं। सो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा जो मेजर चीज़ है वो आपको पता है, इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी का जो मॉडल है वो क्या किया था, यूज़ किया था, क्योंकि हम यूएसएसआर से काफ़ी ज़्यादा क्या थे, इन्फ्लुएंस थे। एक चीज़ और है कि पाकिस्तान की अगर बात करें, वैसे तो नहीं है, हमेशा हर चीज़ में क्या करता है, इंडिया के नक्शे कदम पर चलता है कि जहां जहां इंडिया ने फॉलो किया ना, उन्हीं फुटप्रिंट्स को ये फॉलो करने की कोशिश करता है। बट पर ये बड़ा स्मार्टली प्ले करता है। इसको ये पता था इसने इंडिया की उस वाली चीज को फॉलो नहीं किया जो हमने किया, नैम वाला, है ना। सो पाकिस्तान के विपरीत देखा जाए तो आप देखोगे पाकिस्तान ने किसको ज्वाइन किया था, यूएसए को ज्वाइन किया था एज अ मिलिट्री ब्लॉक, राइट। और ये वाली बात सही है कि ये वो टाइम है आपका जिसमें आपको पता है क्या हुआ कि देखो आपका जो पाक है वो यूएसए के साथ रिलेशन स्टैब्लिश हो गया, ठीक है। इंडिया का समवेयर यूएसएसआर के साथ, मतलब चाहते हुए या ना चाहते हुए, चाहे वो रिलेशन फ्रेंडशिप के नाम पे हो या कुछ भी हो, थोड़े से रिलेशन बिल्ड हुए, राइट। इस चीज के लिए थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया जाता है नाम को कि भाई ये तो गलत है, या फिर जो भी है, हम उस क्रिटिसिज्म में नहीं जाएंगे, पर एक बेसिक आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि ना यूएसएसआर को ये चीज कंफर्म हो गई कि भाई पाकिस्तान यूएसए से जुड़ गया, तो इंडिया ना बिल्कुल नहीं जुड़ने वाला। किसके साथ, यूएसए के साथ, क्योंकि मेन जो राइवलरीज चल रही थी वो तो यूएसएसआर और यूएसए में चल रही है ना आपकी। तो ये यूएसएसआर फ्री हो गया कि भाई अब इंडिया कहीं नहीं जाएगा, इंडिया मेरे साथ ही रहेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे कुछ भी हो। और इसका सबसे बड़ा वो था आपका आउटकम कि जितने भी आपके जो कश्मीर वाले इशू रहे हैं ना, उसके ऊपर इंटरनल जो फॉरम है आपकी, या फिर आप देखोगे कि इंटरनेशनल लेवल पर भी जब जब जरूरत हुई है ना, तो यूएसएसआर ने काफी आपको, मतलब आपके अगेंस्ट नहीं बोला, जहां जरूरत हुई साथ में खड़ा हो गया, स्टैंड ले लिया, जहां जरूरत हुई वहां न्यूट्रल हो गया, मतलब कुछ नहीं बोला। ये वो वाली बात है ना कि अगर मुझे पता है मेरा दोस्त गलत है पर मैं अपने दोस्त के साथ दगा नहीं कर सकता, तो मैं क्या बोल दूंगा, एक तरीके से बेसिकली, मतलब ऐसा रहता है ना, लड़कों में भी होता है, इवन लड़कियों में भी होता है कि अगर मुझे पता है दोस्ती पक्की है तो मैं अपनी फ्रेंड के खिलाफ नहीं बोलूंगी, चुप हो जाऊंगी उस टाइम पे, ठीक है। सो ये इस टाइप की चीजें हैं कि अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर देख रहे हो तो अपोज नहीं करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। दूसरी बात क्या है, आफ्टर द माओइस्ट रेवोल्यूशन इन चाइना, आपको पता है चाइना का भी बड़ा मेजर रोल रहा है, राइट। सो चाइना में माओइस्ट रेवोल्यूशन हुआ, यूएसएसआर ने चाइना के साथ क्या किया, अपना अलाई क्रिएट किया, और ये वो वाली बात हो गई कि इन्होंने एक दोस्त की तरह अपने आप को माना। तो अब ये देखो कि अब इनकी दोस्ती आपस में बढ़ रही है, जबकि ये वो टाइम है, आपको इस चीज का थोड़ा सा बैकग्राउंड ना समझते चलो और लिंक क्रिएट करते चलो। देखो ये इंडिया है आपका, ठीक है। इंडिया का इशू पाक के साथ भी काफी चलता है और चाइना के साथ भी चलता है, ठीक है। इंडिया अल्टीमेटली अपने रिलेशन जो क्रिएट कर रहा है, गुड रिलेशन, वो किसके साथ कर रहा है, यूएसएसआर के साथ क्रिएट, ठीक है। क्योंकि यूएसए के साथ हमारे इनिशियली उतने अच्छे रिलेशन थे नहीं, बाद में बने, वो आपने पढ़ा इससे पहले वाली वीडियो में। जो स्टूडेंट्स इंडिया और रशिया यूएसए का रिलेशन नहीं पढ़ के आए ना अभी, तो वो पहले मेरी वो वाली वीडियो देखें, उसके बाद इसको देखना, क्योंकि कुछ कुछ बैकग्राउंड मैच करेगा, राइट। अब इनके आपस में दोस्ती हो रही है तो यार इंडिया को थोड़ी सी तो दिक्कत होगी ना, क्योंकि हमारी तो इनके साथ हमेशा राइवलरीज चलती है ना आपस में। तो ये वाली चीज थोड़ी सी हुई थी कि हमारे रिलेशन अप डाउन रहे हैं। अच्छा एक बात और थी कि मेन रीजन था जिस टाइम पे चाइना ने इंडिया पर अटैक किया था ना 1962 में, इंडिया को ना कोई सपोर्ट नहीं मिला था, ना तो यूएसए से ना यूएसएसआर से। ये बात जानने वाली है, एक हमारे मन में ना एक वो रहता है, एक कंफ्यूजन कह लो या फिर एक थिंकिंग क्रिएट है कि यूएसएसआर तो हमेशा से हमारे साथ मतलब बाय होकर ग्रुप खड़ा ही रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब ऐसा अल्टीमेटली हर बार नहीं हुआ। जैसे इसका सबसे बिगेस्ट एग्जांपल 1962 की वॉर है, ठीक है, कि इसमें आपको पता चला कि हमें ना तो यूएसए से हेल्प मिली ना यूएसएसआर से, ठीक है। और दैट इज ट्रू कि इंडिया क्या हुआ, इंडिया हार गया, ये वाली बात सही है। एक चीज और है कि इंडिया ने तो बड़े आइडियलिस्टिक जो प्रिंसिपल थे म्यूचुअल कॉपरेशन के और फ्रेंडशिप के, वो साइन किए हुए थे ना, और देखा जाए तो ये सबसे बड़ी हार थी। तो इस चीज को थोड़ा सा कंसीडर किया गया। फिर इंडिया को ये रियलाइज हुआ कि यार हमें ना थोड़ा सा रियलिस्ट होना पड़ेगा। मतलब आप आइडियलिस्ट वाली दुनिया में ना, मतलब आइडियलिस्टिकली बहुत ज्यादा नहीं सर्वाइव कर सकते, आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक होना पड़ेगा। अब ना बहुत सारे बच्चों को ना ये नहीं पता होगा कि भाई आइडियलिस्टिक वाली कौन सी अप्रोच है या फिर रियलिस्टिक कौन सी है। बस मैं एक हल्का सा एग्जाम्पल दे दूंगी तुम्हें समझ में आ जाएगा। आइडियलिस्टिक की बात होती है ना जहां पर ना आपको लगता है ना सब कुछ गुड गुड है, मतलब एवरीथिंग इज गुड, जैसा आप सोच रहे हो ना बिल्कुल वैसा ही होगा, ठीक है।
जबकि रियलिस्ट में क्या होता है ना, रियलिस्टिक में क्या होता है कि सब कुछ गुड नहीं होता, मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम भी रहेगी, मतलब इसमें अप डाउन हमेशा आपके क्या करते रहेंगे, चलते रहेंगे, ठीक है। सो ये रियलिस्टिक वाली बात है। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि इंडिया को ये चीज समझ में आ गई थी ना, उसने चाइना के साथ रिलेशन अच्छे बिल्ड करने की कोशिश की, पर उसे समझ में आ गया कि भाई हर बंदा भी अच्छा नहीं होता, तो ये वो वाली चीज थी। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी अगर आप देखोगे तो दैट इज ट्रू कि हमारे जो रिलेशन है ना आपस में, वो किस तरीके से बड़े हैं या किस तरीके से चीजें ठीक हुई हैं, क्योंकि इंडिया ने अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को क्या किया, वैल्यू किया कि हाँ भैया हम तो अपने ऑटोनॉमी मेंटेन करने वाले हैं। धीरे धीरे आप देखोगे कि इंडिया के और किसके, सोवियत रशिया के क्या हुए, आपस में रिलेशन सिक्योर होने शुरू हुए, जैसे इन्होंने कॉपरेशन करना शुरू किया सिक्योरिटी पर्पज से एक दूसरे के साथ। और ऐसे में क्या हुआ कि इंडिया का ये जो डिसीजन है ना, वो कहते हैं कि गुट निरपेक्ष के त्याग के रूप में नहीं देख सकते आप। कहने का मतलब सिंपल लैंग्वेज में, वैसे तो आपने इंडिया ने किसको ज्वाइन किया, नैम को, कि मैं किसी भी ग्रुप के साथ शामिल नहीं होऊंगा। तो यार ये ना कॉपरेशन है, मतलब वो ये कह रहा है, मतलब इंडिया कॉन्टेक्स्ट में ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया ने ना, ऐसा नहीं है कि इनके साथ रिलेशन गुड मेंटेन किया तो ये कह दोगे आप कि इन्होंने इनका ब्लॉक ज्वाइन कर लिया, नहीं, अल्टीमेटली ऐसा नहीं हुआ था। हमने सिर्फ बैलेंस करने की कोशिश की कि हम दोनों के साथ है, जब जरूरत पड़ेगी जिसकी, हम उस तरीके से अपने रिलेशन को मेंटेन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई 65 में, ये बात सही है। तो सोवियत ने क्या किया था, स्पॉन्सर किया था पीसफुली आपका क्या किया उन्होंने, मीडिएटर रोल प्ले किया, ठीक है। इसके अलावा और ये कहा हुआ था ताशकंद में, ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो आपके मीडिएटर्स होते हैं ना, वो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। और जो बड़ी कंट्री होती है, अगर वो आप एज अ मीडिएटर बन के आ रही है ना दो कंट्रीज के बीच में, दैट मीन्स कि आपके कहीं ना आपको उसका बैक सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। तो आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें कि पाकिस्तान वाला वो जो वॉर वाला टाइम पीरियड था, उसमें मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। इंडो सोवियत सिक्योरिटी कॉपरेशन हुआ इनका आपस में, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया और सोवियत ट्रीटी क्या हुई, इसको पीस भी बोल देते हैं, फ्रेंडशिप ट्रीटी बोल देते हैं, कॉपरेशन ट्रीटी बोल देते हैं 1971 में। वैसे अल्टीमेटली फ्रेंडशिप ट्रीटी थी। तो 1971 में शांति, मित्रता और सहयोग की भारत और सोवियत के बीच में संधि हुई, ठीक है। और इसीलिए ये एक सबसे बड़ा एग्जांपल है, इसीलिए आपका क्या हुआ, क्योंकि देखो हम शुरू से ही ना सोवियत से काफी इंस्पायर्ड थे, इन्फ्लुएंस थे। तो इंडिया में 42nd जो अमेंडमेंट है आपका, मतलब आपका 42वां संविधान संशोधन है ना, उसके माध्यम से हमारे संविधान के अंदर कुछ वर्ड यूज मतलब ऐड किया गया, वो था सोशलिज्म, ठीक है। तो समाजवाद शब्द को जोड़ा गया, और ये कहीं ना कहीं वही बात हो गई, क्योंकि सोवियत की ऐसी आइडियोलॉजी थी, तो उसका रिलेशन काफी रिफ्लेक्ट किया हमारा। इसी टाइम पे आप देखोगे सोवियत और चाइना का, है ना, कि इनके रिलेशन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, इनके रिलेशन अच्छे से हो रहे थे, थोड़ी फ्रेंडशिप सी हो रही थी। फिर क्या हुआ, इनके रिलेशन थोड़े से गड़बड़ होने लग गए। रीजन क्या है, क्योंकि अब जो चाइना है भाई, ये धोखा देना शुरू कर रहा है। ये पहले यूएसएसआर के साथ थोड़े से रिलेशन क्रिएट कर रहा था, पर अब यूएसएसआर के साथ रिलेशन ना क्रिएट करके इसने कोशिश करी कि ये यूएसए के क्लोज जाना शुरू कर दे, क्योंकि ये कोशिश करेगा ना जहां से इसको बेनिफिट मिले वहीं जाएगा। लुढ़कना लोटा वाला हिसाब हो गया ना, जहां ज्यादा वजन है वहीं गिर जाएगा। इसको लगा यार अब यूएसए की तरफ ज्यादा वजन है, वहां गिर जाता हूँ। यूएसए के साथ बढ़िया रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश की, और उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे वो निक्सन थे, ठीक है। उन्होंने एक सीक्रेट विजिट किया चाइना में 1972 में। अब यार एक सीधी सी बात है, आप पहले यूएसएसआर के साथ हो और इन दोनों के बीच में राइवलरीज है, तो सीधी सी बात है कि यूएसएसआर को इनसिक्योरिटी होगी, दिक्कत होगी, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमें मिलेगा क्योंकि हम बीच में हैं, ठीक है। तो इंडिया अगर बीच में है ना, तो ये वाली बात है कि अगर चाइना यूएसए के साथ रिलेशन कर रहा है और पाकिस्तान यूएसए के साथ रिलेशन क्रिएट कर रहा है, तो यूएसएसआर के लिए ना हम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं उस सिचुएशन में, राइट। तो हमारा बड़ा मेजर रोल है इस चीज में, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। अनदर एक्सेस, यही वाली बात जो मैंने आपको बताई, यूएसए का पाकिस्तान के साथ भी हो गया, चाइना के साथ भी हो गया, अब बचा कौन, तुम्हारा इंडिया, ठीक है। सो इंडिया का किसके साथ होगा, डेफिनेटली यूएसएसआर के साथ, क्योंकि अगर यूएसएसआर को पता है ना, अगर वो थोड़ा भी हमें सपोर्ट नहीं करेगा, हमारी बैकबोन नहीं बनेगा या फिर अच्छे रिलेशन क्रिएट नहीं करेगा, राइट। सो चांसेस है कि क्या पता कल को यूएसए यहाँ पर भी कुछ अपना जादू चला दे, समझ रहे हो। तो ये वाली बात थी। इसके अलावा अगर देखा जाए, हमारी जो साइनिंग ट्रीटी हुई जियो पॉलिटिकल सिनेरियो को लेकर, इंडो सोवियत फ्रेंडशिप, यहाँ ये वाली चीज हो गई थी कि हमारा ये भी म्यूचुअल ट्रस्ट पे थी, कॉपरेशन के आधार पर थी, और ये हमारी ट्रीटी मेंटेन रही, वही वाली बात है, कंटिन्यू टिल द डिक्लेरेशन ऑफ यूएसएसआर, क्योंकि हमारी जो ट्रीटी हुई थी वो तो वही वो गया ना, यूएसएसआर के साथ थी। फिर वो बात अलग है कि लेटर ऑन जैसे ही डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का, तो बना क्या आपका रशिया, ठीक है। और रशिया ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई
मतलब 1991 से ही कि भाई जो भी यूएसएसआर की जो मेजर ट्रीटीज हैं या फिर जो भी इनकी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट रोल्स हैं, वो ये प्ले करेगा रशिया, राइट। इसके अलावा इंडिया के जो मोस्ट डिफेंस प्रोक्यूरमेंट हैं, राइट, ये सारे के सारे ना आपको सोवियत यूनियन से मिलते हैं। इसके अलावा आप एक और चीज देखोगे, रफ एस्टिमेट अगर लगाओ तो 60%, मतलब वो ये कहते हैं कि भारत ना रक्षा से रिलेटेड जितने भी आपकी जो भारतीय सेना को जो भी अपने जरूरत सामान होते हैं, है ना, वो सारे के सारे सोवियत संघ से आते थे। सारे के सारे इन द सेंस कि 60%, लगभग 60%, 60% हम कहाँ से लेते थे? सोवियत संघ से, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे नवल हार्डवेयर 70%, मतलब नौसेना से 70% जो हार्डवेयर है वो आपका, ठीक है। 80% आपका एयरफोर्स का हार्डवेयर हो गया कि जो भी आपके वायुसेना के लिए जो भी हार्डवेयर चाहिए, तो वो सारे के सारे आपको सोवियत यूनियन से ही मिलते थे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है कि ये हमारा कितना मेजर पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा दोनों ही कंट्री जो अपने डिसीजन है या फिर जो अपनी स्ट्रैटेजिक चॉइस है वो किस आधार पे लेती हैं, वही वाली बात है यार, इंटरनेशनल जो इशू है आपके कोल्ड वॉर के डेज में, उन सबको ध्यान में रखकर ही आप अपने रिलेशन को बिल्ड करते हो किसी भी कंट्री के साथ। यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं यूएसएसआर आज के टाइम पे थोड़ी अलाइव है, इसका कोलैप्स हुआ मतलब इसका पतन हुआ, या फिर विघटन भी लिख सकते हो आप इसको। अब जब ये पतन हुआ यूएसएसआर का, तो न्यू डाइवर्जेंस आया किसके बीच में? इंडिया एंड रशिया रिलेशन में, ठीक है। सो अब उनके संबंधों के बारे में देखोगे किस तरीके से मतभेद आए, नई नई चीजें क्रिएट हुई, वो सब। यूएसएसआर का डिसोल्यूशन हुआ, ठीक है। पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर है चेंज हो गया, क्योंकि पहले आपका वर्ल्ड था 2 ब्लॉक में डिवाइडेड, ठीक है। अब आपका वर्ल्ड रह गया सिर्फ एक सिंगल ब्लॉक, ठीक है, वो था आपका यूएसए के आधार पे। अब आप देखोगे धीरे धीरे क्या हुआ कि इंडिया, भाई ये ना इंटरनेशनल लेवल पर होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि जहां मेरे पहले रिलेशन अच्छे नहीं थे वहां अब नहीं बनेंगे। टाइम के हिसाब से जैसे टाइम बदलता है ना, वैसे रिलेशन बदलते हैं। तो इंडिया के यूएसएसआर के साथ तो बढ़िया रिलेशन चल ही रहते हैं, फ्रेंडशिप ट्रीटीज वगैरह में, राइट। अब आप नोटिस करोगे कि इंडिया के ना धीरे धीरे से रिलेशन बिल्ड होने शुरू हो गए यूएसए के साथ, क्योंकि सीधी सी बात है यार, ये आपने पढ़ा होगा 12th में भी कि जिस तरीके से आपका यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, वहां का सब कुछ कोलैप्स हो गया, तो उन्होंने भी तो अपनी आइडियोलॉजी को चेंज किया ना अल्टीमेटली। तो सेम वही वाली बात है कि इंडिया अपने रिलेशंस इंडिया ने चेंज करने शुरू किए, यूएसए के साथ काम करना शुरू किया। अब ऐसे में क्या हुआ, सीधी सी बात है, अब इनके बीच में फिर डिस्टेंस आ गया इंडिया और रशिया के बीच में, क्योंकि अब रशिया को बुरा लग रहा था कि इंडिया के यूएसए के साथ रिलेशन बन रहे हैं, ठीक है। सो ये इंटरनल पॉलिटिकल टर्बुलेंस माना जाता है रशिया का और इंडिया का, क्योंकि यहाँ वही वाली बात हुई कि थोड़ी सी अशांति पैदा हो गई, है ना, क्योंकि आंतरिक राजनीति हो गई तो अशांति हो ही जाएगी, सीधी सी बात है। अब रशिया को खलबली मचेगी कि यार बताओ, अब तक तो मेरे साथ था, अब उनके साथ बढ़िया रिलेशन क्रिएट कर रहा है, तो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी या फिर जिसको हम बोल देते हैं ना अपनी लैंग्वेज में पॉजेसिवनेस, तो वो पॉजेसिवनेस वाला समय था थोड़ा सा रशिया के लिए। सो ये वो टाइम था, और जिसमें ना मतलब ये वो वाला टाइम था यार जिस टाइम पे ना हम कोशिश कर रहे थे कि हम राजनीतिक आर्थिक संरचना को सुधारें अपने, मतलब अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बिल्ड किया जाए। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसी टाइम पे जियोपॉलिटिकल जो क्लाइमेट था आपका, वो काफी ज्यादा, मतलब एक रहते हैं ना, वो माहौल बहुत ज्यादा मैटर करता है उस टाइम का, जो भू राजनीतिक माहौल है, ठीक है। रशिया पॉलिसी मेकर्स वर लर्निंग टूवर्ड्स पाकिस्तान दैट कुड प्रोवाइड देम अ गेटवे टूवर्ड इस्लामिक कंट्रीज। अब देखो रशिया, ये ना एक दूसरे के साथ ना बिल्कुल ऐसे राइवलरीज चलती हैं कि जैसे दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है एक टाइम आने पे, या फिर अगर दोस्त है आज आज आपकी उनसे लड़ाई हो गई तो आपको पता है उसका दुश्मन है, अगर आपको चीजें ठीक करनी है तो भी आप उसके दुश्मन के पास चले जाओगे। मतलब ऐसे इंटरनेशनल लेवल पर यार यही तो है ना राजनीति, यही तो है ना पॉलिटिक्स, कि कोई किसी का सगा ही नहीं है अल्टीमेटली, जिसको जहां वजन दिखता है वो वहीं लुढ़क जाता है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, कहावत हर जगह फिट होती है, मतलब इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में। सो रशिया के जो पॉलिसी मेकर है उनको लगा भाई इंडिया तो यूएसए के साथ बढ़िया रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, इन्होंने कहा चलो ठीक है हमारे रिलेशन इस्लामिक कंट्री के साथ उतने हैं नहीं, पाकिस्तान को चूज कर लिया कि पाकिस्तान के साथ अगर हम बढ़िया रिलेशन बनाए, है ना, तो पाकिस्तान के तरफ अगर हम झुक जाते हैं, रशिया ने सोचा, रूस ने, तो इस्लामिक देशों की ओर प्रवेश द्वार खुल जाएगा कि हमारे उनके साथ बढ़िया रिलेशन बनने लग जाएंगे इसके जरिए, ठीक है, ये जरिया बन जाएगा पाकिस्तान। और ये वही वाली बात हो गई कि धीरे धीरे आप देखोगे इसका परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, कि जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है ना वो कन्वर्ज होने लग गया टूवर्ड्स बिल्डिंग न्यू टाइज विद ईरान, टर्की एंड पाकिस्तान। अब देखो पाकिस्तान के थ्रू आप टर्की ईरान से रिलेशन स्टैब्लिश करना शुरू कर रहे हो। नेक्स्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात देखा जाए तो रशिया ने जैसे सपोर्ट किया यूनाइटेड नेशन, क्या कि जो साउथ एशिया है वो न्यूक्लियर फ्री जोन होना चाहिए। अब देखो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चीज समझने की कोशिश करना, एक सेकंड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ना एक चीज समझने की कोशिश करना कि अगर हम न्यूक्लियर फ्री जोन की बात करें, आप पूरे साउथ एशिया की बात करें, दैट मीन्स इंडिया की भी बात हो रही है, और इंडिया तो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात कर रहा था क्योंकि उसको अपना न्यूक्लियर टेस्ट करने थे, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली
वो क्या चाह रहा है कि भाई यहाँ न्यूक्लियर स्टॉल ही ना हो या फिर हम ना कर पाए। ये शुरुआत की बात है, क्योंकि जब आपस में थोड़ी सी राइवलरीज चल रही है, वो पाकिस्तान के साथ बढ़िया रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं और इंडिया यूएसए के साथ, तो इसलिए रशिया ने थोड़ा सा ऐसे वाले भी काम किए कि साउथ एशिया बिल्कुल न्यूक्लियर फ्री होना चाहिए। ठीक है, अब ये वाली बात हो गई कि ये वही वाली बात है कि रशिया कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को, उनके सोल्जर्स को। और ये वो टाइम था जिस टाइम पे मतलब वो ये डिमांड कर रहा था, क्योंकि रशिया का एक ये भी रीजन था कि वो अपने सैनिकों को मुक्त कराना चाहता था, है ना, पाकिस्तान की कस्टडी से जितने भी उनके सोल्जर्स हैं उनको वो फ्री कराना चाहता था। वो यही वाली बात है जो पाकिस्तान समर्थित ये जो आपका मुजाहिदीन है ना, उसके गुट के हिरासत में था, मतलब इनके पूरे के पूरे सपोर्ट में वो सारी की सारी चीजें हो रही थी। तो इसलिए सिर्फ इसको ये था कि किसी भी तरीके से क्या कर ले, वो अपने बंदों को छुड़ा ले। ठीक है, और ये वो वाला टाइम था जिन्हें अफगानिस्तान के मतलब कहते हैं ना कि पूरा का पूरा यूएसएसआर के कब्जे के दौरान पकड़ा था, क्योंकि यूएसएसआर ने पूरा अफगानिस्तान को वो कर रखा था। और ये वो मोमेंट था जिस टाइम पे इन्होंने उनको पकड़कर अपनी कस्टडी में ले रखा था। ठीक है, सो मतलब अल्टीमेटली अगर शॉर्ट में बताऊं तो सिर्फ इतना, उसको अपने बंदे छुड़वाने थे। ठीक है, इसके अलावा एट द सेम टाइम इंडो रशिया के जो रिलेशन है वो धीरे धीरे आपके चेंज हो रहे थे, क्योंकि हमेशा एक साथ नहीं होता तो भाई खटास तो आएगी, है ना, तो उनके रिलेशन थोड़े से गड़बड़ होने शुरू हो गए। ठीक है, अब आप देखोगे ये वो ऐसा मोमेंट था जिस टाइम पे रशिया की जो गवर्नमेंट है और जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है, इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे वो थोड़े से मतलब टूटने शुरू हुए, या फिर एक कहते हैं ना जो भी आपने रिलेशंस मेंटेन किए थे, कि चाहे टेक्नोलॉजी को लेकर हो या फिर आपके मतलब कोई भी गुड्स के लिए हो, ट्रेड को लेकर हो, वो सब के सब आपके थोड़े से डगमगाए। और ये जो टेक्नोलॉजी है जिसकी बात हो रही थी, राइट, ये इंडिया को कहीं ना कहीं हेल्प कर रही थी कि ये इंडिया को क्या करेगा, एडवांस लेवल की नॉलेज देगा। किस चीज के बारे में, स्पेसक्राफ्ट मतलब अंतरिक्ष यान के बारे में इंडिया को अग्रिम ज्ञान की प्राप्ति होती, मतलब अच्छे खासे ज्ञान की प्राप्ति होती, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, इंडिया को हेल्प मिलेगी ना कि वो अपना सैटेलाइट सिस्टम को और एडवांस लेवल पर अच्छे से क्या कर सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, और इसी को ही जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, जीएसएलवी भी बोल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और कि आप एक चीज देखोगे, दिस गेव अ सेटबैक टू इंडियाज स्पेस सेल्फ डिपेंडेंस एम्बिशन। और ये वो टाइम था क्योंकि अब देखो हमारे रिलेशन टूटे हैं, जैसे मैंने आपको इससे पहले यहाँ बताया ना, मैंने आपको कि हमारे जो रिलेशन है वो थोड़े से टूटने लगे, उनमें खटास आने लगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। अब जब वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो इंडिया को अब ये सारी चीजें अचीव करने में दिक्कत थी, तो इंडिया को रियलाइज हुआ यार मुझे ना सेल्फ डिपेंडेंस बनना है, मेरे को ना भरोसे नहीं रहना है एक दूसरे के, क्योंकि कोई नहीं पता कि कब कौन धोखा दे जाए, तो आप खुद के दम पे मतलब करो या सीखो। अब ये वो टाइम था जिस टाइम पर मतलब इंडिया को अंदर से लग रहा था कि भाई अब हमें खुद से कुछ करना होगा। सो आफ्टर दिस डिबेट इंडिया एंड यूएस रिलेशन दिस फेज कोइंसाइड विद यूएस रिप्लेसिंग रशिया आ स्ट्रेटेजिक आर्म्स सप्लाई टू इंडिया। अब ये वो वाली बात हो गई कि रशिया की जगह पर ना जो जो आप सारी आपने उससे पहले पढ़ा कि हम रशिया से 60%, 70%, 80% वो हार्डवेयर का सामान या फिर 60% ओवरऑल हम रशिया के साथ कर रहे थे सब कुछ। ठीक है, आर्म्स की जो सप्लाई वगैरह है, जो भी हमें हार्डवेयर की चीजें चाहिए थी, अब क्या हुआ, रशिया को रिप्लेस किया है किसने, यूएसए। ठीक है, सो अब यूएसए वो सारे काम कर रहा है। अब ये सारी चीजें हुई, अब ऐसे में क्या हुआ, एक और कंट्रोवर्सी बनी, डिबेट बनी, रूपी वर्सेस रूबल, क्योंकि रूबल वहां की करेंसी, ठीक है, और रूपी हमारी करेंसी, तो अब इनकी डिबेट बनी, क्योंकि यार सारा असर पड़ता है ना आपकी इकोनॉमी पे, तो वो सारी चीजें थी। इसके अलावा इंडिया ने, आप ये देखोगे कि भारत पर पूर्ववर्ती सोवियत संघ का भारी कर्जा था, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया के ऊपर काफी अच्छा खासा डेट था। ठीक है, किसका, यूएसएसआर का, क्योंकि जरूरत पड़ने पे आपने यूएसएसआर से काफी पैसे लिए थे, काफी चीजें की थी। ठीक है, भारत अपने पैसे भेजने को भी तैयार था, क्योंकि भारत को पता था कि भाई पैसे तो दे नहीं है, चलो ठीक है वापस करते हैं। बट क्या हुआ, न्यू गवर्नमेंट आई, जब न्यू गवर्नमेंट आई तो एक्सचेंज रेट है ना उसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब वो चाहते थे कि न्यू करेंसी जो है वो डिनोमिनेट करे। ठीक है, और ऐसे में क्या हुआ कि वही वाली बात हो गई कि ये मतलब इंडिया ने इस चीज़ के ऊपर आपत्ति जता दी, इंडिया ने ऑब्जेक्शन उठाया कि ऐसा नहीं हो सकता, मतलब जिस चीज़ के ऊपर जैसी हमारी डील हुई है कि जिस तरीके से हमें पैसे लौटाने हैं, जो इंटरेस्ट रेट के साथ लौटाने हैं हम उसी के साथ करेंगे, जबकि वहां से एक्सचेंज रेट बढ़ा जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स फिर क्रिएट होनी शुरू हुई। एक और चीज थी, ये जो सारी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि ना छोटे छोटे डिस्प्यूट हैं जो हमें इनिशियली नहीं दिखते, हमें शुरू से क्या दिखता है कि हमारे यूएसएसआर के साथ ना इंडिया के जो रिलेशन है वो बहुत ही बढ़िया रहे हैं, मतलब देखने में ऐसा लगता है कि यार सब कुछ बड़ा ही गुड गुड सा रहा है, अच्छा अच्छा रहा है। ठीक है, बट अल्टीमेटली आप देखोगे ना कि डाउनफॉल भी रहा है, अपफॉल भी रहा है, मतलब अपवर्ड भी गए हैं हम, डाउनवर्ड भी गए हैं, राइट। सो ये ऊपर नीचे जो हमारे रिलेशन है ना ये हमेशा चलते रहे हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना है। 1991 और 92 में हम ट्रेड का रिलेशन देखें तो काफी कोलैप्स हुआ है हमारा।
राइज ऑफ न्यू एरा इन इंडो रशिया रिलेशन। अभी तुमने देखा थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम होनी शुरू हो रही थी, जैसे इंडिया यूएसए के करीब जाए तो यूएसएसआर पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, और जैसे ही यूएसएसआर चाइना के करीब जाए तो यार इंडिया पॉजिटिव हो जाए। तो मतलब यहाँ एक कहानी समझ में आ रही है कि हर कंट्री एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ी हुई है कि वो एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। अब अगर नए युग की बात करें तो आपको पता है कि हाँ भाई किस तरीके से मतलब हमें बड़ी दिक्कतों का सामना करने के बाद भी हमने अपने रिलेशंस को बड़ी मुश्किल से मेंटेन करके रखा। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फेलियर था वेस्ट से सपोर्ट मिलने में, ठीक है। रशिया नाउ स्टार्टेड इट्स इंडिपेंडेंट रिवाइवल प्रोग्राम व्हेन यूएस डिड नॉट इंक्लूड रशिया अंडर नेटो। मतलब कहने का मतलब ये वो वाली बात हो गई कि जब यूएसए ने अपना नेटो बनाया तो रशिया को भी था कि भाई उसको भी एक पर्टिकुलर सपोर्ट चाहिए, अपने उसने खुद के प्रोग्राम्स इस्टेब्लिश किए, ठीक है। और ऐसे में क्या हुआ कि आपके जो मेन लीडर हैं वो हैं येवगेनी प्रिमाकोव, ठीक है। सो इनका जो कॉन्सेप्ट था है ना, उसके तहत इसमें थोड़े से चेंजेस लाए गए क्या कि स्ट्रॉन्ग रशिया प्रोग्राम बाय चार्टिंग इट्स ओन प्लेस इन द वर्ल्ड ऑर्डर। दैट मीन्स कि आप अपनी खुद की जगह मजबूती से बनाओगे पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि ये आप ही के हाथ में है ना, क्योंकि आप ही तो दोनों मेन पावर हो, यूएस एंड यूएसएसआर। सो नाउ इट इज अप टू यू कि आप किस तरीके से अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो या स्ट्रॉन्ग बनाते हो सबके सामने। 1996 में क्या हुआ, इंडिया और जो यूएसए के जो रिलेशन है, अब क्या हुआ उनके बीच में फिर ड्रिफ्ट आना शुरू हुआ, ठीक है। जब इनके बीच में ड्रिफ्ट आना शुरू हुआ तो रशिया को मौका मिला कि वापस वो अपने अच्छे रिलेशन बनाएगा, किसके साथ, इंडिया के साथ, ठीक है। सो रशिया को एक अपॉर्चुनिटी मिली, उसने फिर इंडिया को इन्फ्लुएंस करना शुरू किया, अपने तरीके से अपने प्रभाव में लाना शुरू किया, ठीक है। एक बात और है, जो प्रिमाकोव थे, ठीक है, उन्होंने सजेस्ट किया कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजिक ट्राइंगल बनाओ। स्ट्रैटेजिक ट्राइंगल किसके बीच में, इंडिया, रशिया एंड चाइना के बीच में, क्योंकि आपको पता है ना कि इंडिया और चाइना की उतनी बन नहीं रही थी, क्योंकि वो वॉर वाला टाइम पीरियड था, बहुत सफर किया इंडिया ने, राइट। सो स्ट्रेटेजिक ट्राइंगल की बात हुई कि हाँ भाई इन तीन कंट्री के बीच में होना चाहिए, जिसे एस्टैब्लिश करेंगी, किसको, स्टैब्लिशिंग करेंगी फोर्स को इन इंटरनेशनल सिक्योरिटी। समझ गए कि इन्होंने क्या करना है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में स्थिरता को लेके आना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इंडिया और रशिया के साथ क्लोजनेस आ रही थी। अब एक कॉमन सी बात है यार, इसका हमेशा अपोजिट रहेगा यूएसए। तो जब आप इसके क्लोज की बात करोगे ना तो ये लाइन आप साथ साथ छाप सकते हो कि यूएसए को प्रॉब्लम हो रही थी। तो वहां के जो बिल क्लिंटन है, ठीक है, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया इंडिया को, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम किया। न्यूक्लियर प्रोग्राम करने के बाद वही वाली बात हो गई, इंडिया के ऊपर सैंक्शन भी बहुत लगाए गए। रशिया आया सामने, ठीक है, उसने साइन किया अपने एग्रीमेंट, ठीक है, 2 रशियन लाइट वाटर रिएक्टर इन इंडिया, LWR बोल देते हैं इसको, ठीक है। सो 2 इंडिया में साइन किए गए, ठीक है। और किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बैन, क्योंकि उनको पता था कि हाँ भाई ये ऐसे ग्रुप हैं जो बैन करेंगे इन सारी चीज़ों को, तो उन्होंने उनके अगेंस्ट किया कि अपने वाटर रिएक्टर्स लगा दिए। अब आप देखोगे दिस पेव द वे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 1000 मेगावाट लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर एट कुडू कनाल इन तमिलनाडु। अब आपको समझना चाहिए कि किस तरीके से तमिलनाडु के कुडू कनाल में 1000 मेगावाट के 2 हल्के पानी के परमाणु रिएक्टरों का निर्माण किया गया, और ये सब उनकी हेल्प से हुआ। तो आप देख रहे हो धीरे धीरे यहाँ पे कुछ कुछ एरिया में हेल्प भी होनी शुरू हो रही है। सो रशिया डिड क्रिटिसाइज इंडिया फॉर कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट। एक बात और है, रशिया ने क्रिटिसाइज किया 1998 में कि हाँ नहीं करना चाहिए था, जरूरत नहीं थी, जो भी है, बट हमारे ऊपर किसी भी तरीके का सैंक्शन नहीं लगाया, मतलब किसी भी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं लगाए। जबकि प्रतिबंध हमें किसकी साइड से मिले थे, यूएसए की साइड से। यूएसए ने हमारे ऊपर पूरे पूरे प्रतिबंध लगाए थे, बात हमें याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। यू कैन मेंशन इन योर आंसर ऑल्सो, राइट। इसके अलावा रशिया फुली सपोर्ट कर रहा था इंडिया को कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे जो 1999 में हुआ था, राइट। और इट इज कॉल्ड अपॉन पाकिस्तान टू पुल बैक इट्स ट्रूप। और ये वो टाइम था जिस टाइम पे मतलब इन लोगों ने यही मैसेज पहुंचाया था पाकिस्तान को कि भाई आप अपनी सेना को वापस बुला लो, कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट, डिफेंस टाई। एक बात और है यार, जब 2 कंट्री है ना, अगर ये 2 कंट्री हैं, अगर ये एक दूसरे के साथ रिलेशन बिल्ड कर रही हैं, ठीक है। सो आपको मैंने बताया था उस दिन भी, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल, सोशल हो गया आपका, कल्चरल हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो आपका डिफेंस का एरिया है ना, आप इसको छोड़ नहीं सकते, राइट। सो इसमें भी आपके अच्छे रिलेशन मेंटेन होने शुरू हुए। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि रशिया के जो आपके मेन हेड है वो है व्लादिमीर पुतिन, राइट। वो जैसे ही प्रेसिडेंट बने रशियन फेडरेशन 2000 में, उन्होंने पूरा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को स्टैब्लिश किया, ठीक है। और उन्होंने एक रणनीतिक साझेदारी स्थापित की, है ना। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मतलब रणनीतिक साझेदारी स्थापित की उन्होंने इंडिया के साथ, और उन्होंने इस चीज को क्रिएट किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो क्या करेंगे, स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप इन 2010 अपग्रेड करेंगे इसको, मतलब विशेष और विशेष अधिकार साझेदारियों में अपग्रेड किया गया।
इसके अलावा आप ये देखोगे इंडिया के और रशिया के रिलेशन, क्योंकि हमारा टॉपिक तो वही है, हमारे डिफेंस के रिलेशन काफ़ी मजबूत हैं, अच्छे हैं। ठीक है, रशिया इंडिया को ऑफर करता है डिफेंस इक्विपमेंट, ठीक है, सेंसिटिव मिलिट्री टेक्नोलॉजीज की, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंडिया तक नहीं पहुंची या फिर इंडिया अवेयर नहीं है या फिर इंडिया की उस पर पकड़ नहीं है, तो वो पूरी की पूरी हेल्प इसको कहाँ से मिलती है, रशिया से मिलती है। ठीक है, सो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिफेंस की डील है ना, इंक्लूड द परचेज बाय इंडिया। अब वही वाली बात है कि यार जब आपके अच्छे रिलेशन है तो आप डील भी करोगे आपस में, है ना। तो रक्षा सौदे को लेकर आप लोगों ने डील की हुई है, S-400 मिसाइल प्रणालियों की खरीद की। सो वाली बात हो गई कि 5 आप S-400 मिसाइल सिस्टम को खरीदोगे, ठीक है, टू बी डिलीवर्ड फ्रॉम 2020। और ये वाली बात हो गई कि 2020 से डिलीवर्ड होने शुरू हो जाने चाहिए। ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग थी कामोव KA-2260 हेलीकॉप्टर्स की। ठीक है, सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से आपने डिफेंस टाइम में इन सारी चीज़ों को मतलब क्या किया, डील की इन लोगों कह रही हूँ इन चीज़ों के अगेंस्ट, राइट। कामोव हेलीकॉप्टर जो है, ठीक है, वो भी एक आपका सौदा का पूरा महत्वपूर्ण हिस्सा है, मतलब डील का एक इम्पॉर्टेंट की है। ठीक है, इज लाइकली टू प्रोवाइड अ बूस्ट फॉर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। अब वो वाली बात हो गई कि अब आप कोशिश कर रहे हो कि आप अपने मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव को आगे बढ़ाओ, क्योंकि आप हमेशा भरोसे नहीं रह सकते ना दूसरों के। ठीक है, तो ये लॉन्च हुआ सितंबर 2014 में, और इनका जो एम था वो यही था कि इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना। और ट्रांसफॉर्म कैसे करोगे, ग्लोबल डिजाइन से, मैन्युफैक्चरिंग हब में। मतलब ये कि आप अभी बहुत छोटे स्तर पे हो और आप खुद को ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू बहुत बड़े स्तर पे लेके जाना चाहते हो। ठीक है, इसके अलावा इंडिया को बोला गया कि इंडिया क्या करेगा, जो भी आपके 200 कामोव हेलीकॉप्टर है वो खरीदेगा। इसके अलावा 60 का उत्पादन जो है वो रशिया और 140 का उत्पादन भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के सहयोग से किया जाएगा। कि बताया कि किस तरीके से हाँ भाई इनका हमें निर्माण करना है। नेक्स्ट है आपका सिविल न्यूक्लियर टाई, नागरिक परमाणु संबंध। भाई एक सबसे बड़ी बात, जो सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन है ना दोनों कंट्री के बीच में ना काफी हिस्टोरिकल रहा है, मतलब बहुत लंबा इतिहास रहा है, ऐसा नहीं कोई छोटे मोटे टाइम की बात है। रशिया आज के टाइम पे आप देखोगे कि ओनली कंट्री है, ठीक है, जो बिल्ड करती है न्यूक्लियर पावर प्लांट को इंडिया में। मतलब इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट को लगाने वाली जो पहली कंट्री है ना वो रशिया है आपकी। ठीक है, इकलौती है। इसको काफी सपोर्ट मिला न्यू दिल्ली के जो मेंबरशिप है। ठीक है, इसके अलावा ये वाली बात सही है कि इनको मेंबरशिप मिली किसकी, NSG मतलब न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की, और ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा हमारे नए एग्रीमेंट हुए किसके साथ, इंडिया और रशिया के आपस में, है ना, कि इन्होंने 25 न्यूक्लियर पावर प्लांट को बिल्ड करना है अलग अलग जगहों पे। ठीक है, इसके अलावा यही वाली बात है, जब ऐसे में ये पावर प्लांट को बिल्ड करेंगे तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी वाली नीड्स है ना कंट्री की वो सारी फुलफिल होंगी। रशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब पहली कंट्री ऐसी है जो क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है ना। रशिया इज द फर्स्ट कंट्री टू सप्लाई न्यूक्लियर फ्यूल एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूल और टेक्नोलॉजी इतनी इजीली हर कोई अवेलेबल नहीं कराता। रशिया आपको अगर अवेलेबल करा रही है तो ये हमारे पास ना इमेंसली इनहेंस करने के लिए पूरी क्षमता है कि हम किस तरीके से इंडिया के स्टेटस को क्या कर सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड के सामने, ग्लोबली लेवल पर। तो ये वाली चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा इकोनॉमिक टाइज देखो बहुत जरूरी है ये, जैसे आप डिफेंस की बात कर रहे हो और डील्स की बात कर रहे हो, भाई इकोनॉमिकली भी हमारे रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो आप इसमें देखोगे कि जो एक्सपोर्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स टू फॉर्मर USSR एंड पोस्ट सोवियत रशिया। देखो ये आपको पता है कि हमारा जो मेजर जो एक्सपोर्ट होता है ना वो हमारा देखो पहले से चलता आ रहा था, मतलब पोस्ट सोवियत रशिया मतलब USSR के टाइम से भी, और आप ये देख लो रशिया वाले टाइम से भी। तो आपको पता चलता है कि किस तरीके से ना हमारे लिए इसका मतलब कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है और किस तरीके से ये हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस दोनों ही प्रमोट करता है। ठीक है, प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स टू रशिया की किस तरीके से हम एक्सपोर्ट करते हैं, किन किन चुनौतियों का सामना करते हैं वो सब। इसके अलावा एक चीज़ और, ग्लोबल पार्टनरशिप, वैश्विक भागीदारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है जब जब हमारा कश्मीर का इशू होता है फिर कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि इंटरनेशनल लेवल पर कौन कंट्री किसके अगेंस्ट जाकर बोल रही है, कौन कंट्री किसको कितना सपोर्ट कर रही है, उसी से पता चल जाता है कि भाई साहब आपकी क्या स्थिति है, आप कितने दमदार हो, कितने पावरफुल हो, राइट। तो ये वो वाली बात है कि अगर आप खड़े हो जाओ तो पता होना चाहिए कि कितने लोग आपके सपोर्ट में है। मतलब मैं यहाँ उसकी बात नहीं कर रही कि आप फोन कर करके 40-50 बंदों को बुला लोगे, नहीं, मतलब आपकी वो पर्सनैलिटी या फिर आपकी ना मतलब आप होने ऐसे चाहिए कि आपको ना फोन करने की जरूरत ना पड़े, लोग खुद से ही खड़े हो जाएं कि आप सच में इतने वेल डिजर्विंग हो, समझ रहे हो। सो उस तरीके से बाकी आपको पता है हमारे बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं। यूएस की हेजेमनी क्रिएट हो गई, सीधी सी बात है, USSR के डिसइंटीग्रेशन के बाद। ठीक है, अब बात यही हो गई कि वो अपनी क्या कर रहे हैं,
अपनी स्थिति को वापस रीगेन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने स्टेटस को। और रशिया ने इस चीज़ के लिए काफ़ी ट्राई किया कि वो क्या करे, ट्राइंग टू पुश इंडिया अलॉट एट द इंटरनेशनल फोरम। कहने का मतलब ये कि वो जितने भी इंटरनेशनल लेवल पर जो भी परिस्थितियां हैं, समझ रहे हो, उसको कोशिश कर रहा है कि जिस तरीके से भी हो सके रशिया हेल्प करे इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर अपना स्टैंड क्रिएट करने के लिए। रशिया चाहता है कि न्यू अलायंस क्रिएट किया जाए रशिया, चाइना और इंडिया के साथ, पर प्रॉब्लम ये कि इंडिया और चाइना की आपस में ज़्यादा बनती नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वो वाली चीज़ थोड़ी सी नहीं हो पा रही है कंटिन्यू। इसके अलावा आप एक चीज़ और देखोगे कि धीरे धीरे हमारे और रिलेशंस किस तरीके से मिल रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं रशिया और इंडिया एक दूसरे को दूसरी कंट्रीज के साथ। जैसे आप देखोगे दिस कुड बी सीन बाय द ऑपरेशनलाइजिंग ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स का फॉरम हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। भले ही इंडिया और चाइना की बनती नहीं है, बट स्टिल हम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। इसके अलावा आप संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO बोल देते हैं जिसको, है ना। तो ये देखो, इसके अलावा रशिया सपोर्ट करता है इंडिया को कि हाँ भाई उसको क्या है, SCO में ऑब्जर्वर स्टेटस है। अभी हमारा जो एक मेंबरशिप है वो हमारी एज अ ऑब्जर्वर स्टेट की है। वो कहते हैं कि भैया, मतलब रशिया कह रहा है इस चीज़ को कि यार इंडिया को ना अब फुल मेंबरशिप दे देनी चाहिए SCO में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये लायक है, ये डिजर्विंग है, राइट। तो हमारे मतलब इस वाली बात को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलता है। रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, काउंटर डोमिनेशन बाय द वेस्टर्न इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। और ये वो चीज़ है कि आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी फोरम है, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका हम पार्ट हैं, पर पूरे तरीके से नहीं है, राइट। मतलब एज अ ऑब्जर्वर होंगे कि आप वोट नहीं दे सकते, बस पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो वी वांट कि भाई हमें फुल टाइम की मेंबरशिप भी मिले, तो ये उसके कॉन्टेक्स्ट में है। इसके अलावा रशिया बहुत ज़्यादा अवेयर है, उसको पता है कि किस तरीके से पिछले कुछ सालों में, है ना, मतलब अगर देखा जाए तो रशिया बहुत अवेयर है कि उसको पता है कि किस तरीके से उसको अपने रिलेशन को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ग्रो करना है, क्योंकि उसको पता है हाईली इकोनॉमिक जो ग्रोथ रेट है ना, वो काफी बढ़ रहा है टाइम के हिसाब से, मतलब कुछ सालों से। सो डेवलपमेंट बहुत जरूरी है हाई टेक इंडस्ट्रीज का, क्योंकि जितना ज्यादा डेवलपमेंट होगा ना उतना ज्यादा आप अपने आप को ग्रो कर पाओगे, राइट। इसके अलावा 12 सितंबर 2018 में हमारी ज्वाइंट मीटिंग हुई थी SCO की एंड ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की। वहां पे इन सारी बातों को रखा गया कि हाँ भाई किस तरीके से, मतलब कोशिश ये की जाती है ना इन मीटिंग्स वगैरह में कि आप अपने अच्छे संबंधों को बढ़ाओ। एक बात बताओ, अगर आप रिश्तेदारों के यहाँ जाओगे नहीं, कभी गेट टुगेदर नहीं करोगे, कभी मिलोगे ही नहीं, तो आपके क्या रिलेशन कभी अच्छे हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। दैट मीन्स कि आपको कुछ कुछ टाइम पे मिलना पड़ता है आपस में अपने अच्छे रिलेशन को मेंटेन करने के लिए, बरकरार रखने के लिए, ठीक है। ऐसे ही इंडियाज मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज सुरेश प्रभु अटेंडेड दिस सेशन। बताया कि भाई जो हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं सुरेश प्रभु, ठीक है, उन्होंने इसमें भाग लिया था, मतलब उस टाइम पर थे ये। इसके अलावा द फोकस वाज ऑन प्रमोटिंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड कॉस्ट इफेक्टिवली ऑपरेशन दैट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। देखो एक चीज और है, इन्होंने देखा किस तरीके से उनको प्रमोट करना है ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, जितनी भी हमारी जो कॉस्ट इफेक्टिव ऑपरेशंस हैं उनको किस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड के अकॉर्डिंग काम करना है। इसके अलावा इकोनॉमिक ऑपरेशन की बात हो रही है SCO रीजन में। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, इनसे क्या रहता है ना, आपके ना आपस में ना रिलेशंस बिल्ड होते हैं और क्लोज टाइज बनते हैं, मतलब कि घनिष्ठ संबंध, बहुत गहरे संबंध बनते हैं आपके एक दूसरी कंट्रीज के साथ, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाकी एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट्स में बताना अपने नाम के साथ, है ना। प्रेजेंट में कौन है आपके मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, नाम बताना जरा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंडिया के पास ये सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें इन सारे ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, या अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथ करने के लिए जितने भी कॉपरेशन हो रहे हैं रशिया के साथ, सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज हैं उनके साथ। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, ठीक है। रशिया हमेशा ट्राई करता है क्या कि जो उसका पास्ट स्टेटस था सुपर पावर का, है ना भाई, कोई भी चाहेगा कि वो क्या चाहता है कि वो उसको वापस से हासिल करने की कोशिश कर रहा है। वो इस तरीके से अपनी ज्योग्राफिकली बाउंड्रीज और अपने लोकेशन को, मतलब उनके साथ इस तरीके से खेल रहा है या इस तरीके से उन पे काम कर रहा है कि वो चाहता है कि कभी ना कभी उसको वो अपनी वो वाली पावर, वो वाला सिनेरियो वापस मिले, ठीक है। मतलब एक तरफ अगर आप देखोगे तो एक तरफ ये बात करता है किस चीज के लिए कि हमें ट्रायंगुलर रिलेशनशिप क्रिएट करना है। किस किस के बीच में हो रहा था ट्रायंगुलर? रशिया, इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है। दूसरी तरफ वो क्या कर रहा है, अपने बढ़िया बढ़िया क्लोज टाइज भी बना रहा है, किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। तो ये वाली चीज भी, और चीन के इशारे पे सारी चीजें हो रही हैं। तो ये चीजें थोड़ी सी मैटर करती हैं कि आप कितनी राजनीति कर लो या फिर कितना ही सोच लो, आप कहीं ना कहीं इस राजनीति का पार्ट बन ही जाओगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसके अलावा सेम टाइम पे रशिया साइलेंटली खुद को पुश करता है किस चीज के रिलेशन के लिए? चाइना के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करने के लिए। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि साइलेंटली वो पुशिंग कर रहे हैं चाइना को वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव पर।
समझ रहे हो। और आपको ये बात समझ में आनी चाहिए और पता होना चाहिए कि ये वन बेल्ट वन रोड इंडिया बहुत ज्यादा अपोज करता है इस चीज का, क्योंकि आपको पता है धीरे धीरे क्या कर रहा है, वो पूरा का पूरा एरिया घेरने की कोशिश कर रहा है चाइना, समझ रहे हो। जैसे पहले श्रीलंका, फिर मालदीव, मतलब ऐसे कर करके वो हर कंट्री को अपने उसमें फंसा रहा है, और अपना वन बेल्ट वन रोड कहने को तो वही कह रहा है, मैं ट्रेड के लिए कर रहा हूँ सारी चीजें, और सबको समझ में आती है उसकी चालाकियां कि किस तरीके से वो कर रहा है। तो रशिया इस चीज को साइलेंटली सपोर्ट कर रहा है, तो यार कहीं ना कहीं इंडिया के लिए तो बड़ा हार्मफुल है ना, इंडिया की सिक्योरिटी हार्म हो रही है इससे। इसके अलावा रशिया इंक्रीज कर रहा है एनर्जी टाइज किसके साथ, चाइना के साथ। अब यही वाली बात है यार, अब रशिया और इंडिया के आपस में अगर इस तरीके से रशिया और इंडिया कह रही हूँ, रशिया और चाइना के अगर इस तरीके से रिलेशन बढ़िया मेंटेन होने शुरू हो रहे हैं, वो क्लोजली टाई कर रहे हैं एक दूसरे को अच्छे अच्छे रिलेशन पर, चाहे साइलेंटली सपोर्ट करें चाहे सामने आके सपोर्ट करें, तो फिर इंडिया को दिक्कत होगी। अब इंडिया यहाँ पॉजिटिव होगा, राइट। तो ये वो वाली चीज है कि अब इंडिया के जो रिलेशन है वो थोड़े से गड़बड़ होते हैं या उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। इसके अलावा इंडिया इज इंडिस्पेंसिबल फॉर रशिया बिकॉज इट इज अप्रहेंसिव ऑफ चाइनाज राइजिंग एम्बिशन टू बिकम अ वर्ल्ड पावर। अब ये वो वाली बात हो गई कि भारत ना रशिया के लिए बहुत ज्यादा ही कहते हैं ना, मतलब आशंकित है, मतलब बहुत डाउटफुल में रहता है कभी कभी। क्यों? क्योंकि बात ये होती है ना कि कभी कभी जैसे चाइना को सपोर्ट कर रहा है, समझ रहे हो। तो आज के टाइम पे परिस्थिति है कि अगर यार आप हमारे होके भी अगर आप चाइना को सपोर्ट कर रहे हो, तो हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है कि कल को वर्ल्ड में ये सुपर पावर की तरह बन जाएगा। कौन? रशिया, क्योंकि वो कंटिन्यू कोशिश कर रहा है, या फिर चलो चाइना बन जाए, तो इंडिया के लिए हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। तो इंडिया भी तो अपने आप को रैपिडली ग्रो कर रहा है ना कहीं, तो आप इनके साथ भी तो अपने रिलेशन बढ़िया मेंटेन कर सकते हो। पर यहाँ कोई किसी के लिए इतना अच्छा नहीं सोचता या कोई जबान की कीमत नहीं रखता, यहाँ सिर्फ अपने बेनिफिट्स देखे जाते हैं, राइट। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग अगर आप देखोगे तो इंडिया हु कुड चेकमेट चाइनाज एम्बिशंस। आपको ये पता है कि भारत ना, मतलब जरूरत है, एक मजबूत भारत की जरूरत है जो चाइना की जितने भी एम्बिशंस है उनको रोक सके, क्योंकि चाइना की जो एम्बिशंस है ना वो अच्छे नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, राइट, थोड़े से नेगेटिव है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया की सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि यार इस चीज से थोड़ी सी दूरी बनी रहे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इन डायनेमिक्स को समझें, और ये चीज हमें हेल्प करती है कि किस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों आपका रशिया सपोर्ट कर रहा है इंडिया की मेंबरशिप को एससीओ में, ब्रिक्स में, क्योंकि चाइना यहाँ दोनों जगह एग्जिस्ट कर रहा है और इंडिया भी, ठीक है। सो बहुत जरूरी है कि इंडिया अपने संभल के कदम रखे, ठीक है। इसके अलावा आप एक चीज और देखोगे कि पहले क्या होता था, हमारी ना बड़ी लिमिटेड चीजें थी, जैसे हम यूएसए के साथ या रशिया के साथ ही अपने आर्म्स मंगाते थे या फिर जो डील करते थे उनसे करते थे। बट आज के टाइम पे ना हमने बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड को क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया है। मतलब अब हमें जहां बेनिफिट मिलता है, जहां हमें अच्छे रिलेशन लगते हैं, इनके अलावा जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है हम वहां जाते हैं, उनको भी ऑप्ट करते हैं। यूएसए रशिया के अलावा इसराइल देखोगे, इसराइल के साथ आप कर रहे हो, फ्रांस के साथ कर रहे हो, ऐसे बहुत सारी कंट्री है जिनके साथ आप ये सारी डील्स करते हो, ठीक है। और एक्सरसाइज भी करते हो, क्योंकि इंडिया एक्सरसाइज करता है स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को, जिससे कि वो अपने नेशनल चॉइस को क्रिएट कर पाए। कंक्लूजन अगर देखा जाए तो आपको ये पता चलता है कि हाँ भाई इंडिया के जो रिलेशन है ना वो पावरफुली शिफ्ट हुए हैं, जैसे जीरो सम गेम से स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी में। पहले क्या था, आपको पता होता था कि यार आप जीरो सम गेम खेल रहे हो, मतलब कि अगर तुम्हारे मेरे अच्छे रिलेशन है आपस में तो हम एक दूसरे के लिए सोचेंगे, ऐसा नहीं कि हम अपनी तुम्हारे और मेरे बीच में पॉलिटिक्स करने लग जाएं हम आपस में, समझ रहे हो। सो ये वो वाली चीज है कि ये अगर दो पर्सन है तो ये एक दूसरे के लिए लॉयल रहेंगे, ठीक है। तो ये वो वाला हाल था। बट अभी समझ में आ गया कि भाई अब वो टाइम गया, क्योंकि कोई किसी के लिए लॉयल नहीं रहता इंटरनेशनल लेवल पर। अगर आप देखोगे ना इंटरनेशनल लेवल पर, सो हर बंदा अपना अपना हित देखता है, मतलब अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखता है हर कंट्री। तो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की तरफ इंडिया बढ़ा। इसके अलावा ये बात सही है कि शुरुआत में इंडिया के रशिया के साथ थोड़े रिलेशन ठीक थे, यूएसए के साथ गड़बड़ हुए, फिर एक टाइम ऐसा आया कि यूएसए के साथ ठीक होने लगे तो रशिया के साथ प्रॉब्लम आने लग गई, क्योंकि रशिया के साथ भी प्रॉब्लम जब जब भी आई ना, जब जब इसने हमारे राइवलरीज या फिर जो हमारे पड़ोसी हैं जो हमें परेशान करते हैं उनके साथ अच्छा रिलेशन क्रिएट कर रहा है, तो यार पॉजिटिव हम थोड़े से होंगे ही होंगे, राइट। सो ये वो वाली चीज है। बाकी ये भी हमें पता है कि जिस तरीके से कोल्ड वॉर खत्म हुआ है ना, तो इंडिया ने अपने रिलेशन किस तरीके से क्रिएट किए, क्योंकि कोल्ड वॉर खत्म होने से पहले थोड़े से रशिया यूएसएसआर के साथ रिलेशन ओके ओके थे, बट जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो आपको पता है हमारे क्लोज रिलेशन बनने शुरू हुए किसके साथ, अमेरिका के साथ। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आपके घनिष्ठ संबंध बनने शुरू हुए, ठीक है। इसके अलावा इंडिया एबल है, इंडिया खुद इतनी क्षमता रखता है कि भाई वो अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को टाइम टू टाइम क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, यूज कर सकता है, अपग्रेड कर सकता है, जैसा उसको ठीक लगे, ठीक है। इसके अलावा इंडिया, देखो ये बात बहुत मैटर करती है, जैसे मैंने आपको कश्मीर वाला मुद्दा बताया था, राइट। तो ऐसे ही जैसे अब रशिया यूक्रेन वाला कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है। सो पता है इंडिया को कि इंडिया अगर डायरेक्टली इम्पोज, मतलब वो नहीं कर रहा, कोई सैंक्शन नहीं लगा रहा रशिया के ऊपर, जैसे उस टाइम पे काफी कंट्रीज ने लगाया था, राइट। तो ये वो वाली बात हो गई, जैसे हमारा न्यूक्लियर वाला टाइम,
यूएसए ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगाया था पर रशिया ने लगाया था, ठीक है। तो ऐसे ही होता है कि अगर आपको लगता है कि हाँ चलो ठीक है, आपको थोड़ी बहुत भी कदर है अपने सामने वाले की, जिस कंट्री के साथ आपकी रिलेशन है, तो आप जाके डायरेक्टली अपोज नहीं करोगे, थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज करोगे पॉजिटिव तरीके से, राइट, या थोड़े से डिप्लोमेटिक तरीके से, बट आप कभी सैंक्शन नहीं लगाओगे या उनके पूरे अगेंस्ट नहीं हो जाओगे, समझ रहे हो। और इनडायरेक्टली बात करोगे कि यार हाँ हमें मतलब इस लड़ाई वड़ाई को बंद करके थोड़ा सा वर्ल्ड में पीस मेंटेन करना चाहिए, जिससे कि सबको सिक्योरिटी मिले, ये वो, मतलब आप इस तरीके से थोड़ी सी बात करोगे जिससे कि उसको ये भी महसूस ना हो कि मेरे अगेंस्ट है, ठीक है। सो हमारा यूनिट सेकंड का पार्ट सेकंड कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी हमारा चाइना, ठीक है, एंड ईयू के साथ आपके रिलेशन बचते हैं। सो अभी हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है। एक चीज और है जो मैं आपको पहले भी बोल रही थी, नोट मेकिंग कर लेना, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। अगर कभी कभी कोई फैक्चुअल चीजें याद नहीं भी रहेंगी तो चलेगा, बट एटलीस्ट आप लिख लो कि आंसर आपका अच्छा फ्रेम हो जाए, ठीक है। बाकी ये वाला आपका खत्म होता है। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब का टारगेट आपका 5000 का है, सो पहुंचा दो जल्दी जल्दी, एकदम स्पीड के साथ, है ना, बिल्कुल गोली की स्पीड से। बाकी टेलीग्राम फैमिली वाला जो चैनल है, आप एग्जामोस्फेयर BA ग्रेजुएशन डालेंगे तो भी दिखेगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, ज्वाइन कर लेना उसको, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।